अच्छा, एक टर्म सुनने में आती है न्यूरोबायोलॉजिकल डिसऑर्डर, उसको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं ऑटिज्म के साथ? ये ऑटिज्म ही है। ऑटिज्म जो है वो न्यूरोबायोलॉजिकल डिसऑर्डर है। हम सब कह रहे हैं कि हमने फिजिकल में हमने कोई सिम्टम नहीं देखा, ठीक है, फिजिकल सिम्टम्स नहीं है हमारे पास। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि न्यूरो डेवलपमेंट, जब आपका न्यूरोबायोलॉजी जब आपकी डेवलप हो रही है, उसके में हमारे जब आर्टिस्टिक ब्रेन स्कैन किए जाते हैं तो हमें तभी पता चलता है कि इसके अंदर एबनॉर्मलिटीज पाई जाती हैं। आप ये समझ लें कि पीसी की वायरिंग होती है ना, थोड़ी सी वायरिंग ऊपर नीचे हो रही है, वो है तो वो कि इसलिए इसको न्यूरोबायोलॉजिकल डिसऑर्डर कहा जाता है। तो ये इम्पैक्ट किस किस को करता है? जैसे हम बातचीत कम्युनिकेशन को कह रहे हैं या उसके बिहेवियर की बात करें, तो इसका मतलब है इम्पैक्ट करता है प्रोसेसिंग को। हमारा जो ब्रेन है वो प्रोसेस करता है। इस वक्त आप भी प्रोसेस कर रही हैं इन्फॉर्मेशन को, मैं भी कर रही हूँ, हमारे सुनने वाले भी इस वक्त प्रोसेस कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को। जो इन्फॉर्मेशन आपको जो आवाज़ आ रही है, आपका ब्रेन उसको प्रोसेस कर रहा है। ये जो लफ्ज़ मैं बोल रही हूँ, आप इन सारे लफ्ज़ों से पहले से फेमिलियर हैं, जो लैंग्वेज हम बात कर रहे हैं, तो और आपके अनकॉन्शियस में आपको सब कुछ पता है, तो आपके लिए बहुत ईजी है, क्विक, आप स्पीड से ये सब कुछ कर रही हैं और आपके जहन में मुख्तलिफ सवाल जवाब भी आ रहे हैं, मुख्तलिफ इंप्रेशंस भी आपके आ रहे हैं और आपके थॉट्स चल रही हैं। ये नहीं कर पाते आर्टिस्टिक बच्चों के अंदर। ये जो प्रोसेसिंग होती है और जो रिस्पॉन्ड है चीज़ों को, इनकी सेंसरी इनपुट, चीज़ लाउड है, सॉफ्ट है, स्लो है, ये उनके लिए मुश्किल होती है। फिर नर्वस सिस्टम देखा जाए इन द सिंपल वर्ड्स, प्रोसेसिंग बहुत स्लो है। फिर इनकी जो विजुअल स्ट्रेंथ है वो बेहतर है देन ऑडिटरी। और बहुत से आर्टिस्टिक बच्चे होते हैं वो आवाज़ों से बहुत सेंसिटिव होते हैं। वो यूजुअली अपने कानों को ऐसे कवर करके रखते हैं। ये बहुत बड़ा सिम्टम होता है बच्चों को ये, क्योंकि ज़रा ऊंची आवाज़ में हो, म्यूज़िक लगाओ उन्हें पसंद आएगा। अभी कोई माँ यहाँ पे कह रही है नहीं मेरा बच्चा म्यूज़िक बहुत शौक से सुनता है, तो म्यूजिक वो सुनता है वो जो उसे पसंद है, लेकिन यूजुअली जब बहुत ज़्यादा आवाज़ तो अपने कानों को यूं कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं, क्योंकि वो उनको रिदम या लिफ्ट में जा रहे हैं, आ रहे हैं, प्लेन जा रहा है, आ रहा है, कि तो ये कवर करते हैं। तो उनके लिए फिर उनकी अटेंशन और शिफ्टिंग, जो ये जो डिसऑर्डर जो आपकी न्यूरो बायोलॉजी को जो आपको करता है इम्पैक्ट के, कोई भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते हैं आसानी से। इस वक्त सबसे बड़ी चीज़ जिस पे वो फोकस कर रहे हैं, चलिए जी गैजेट है सामने है, लेकिन अगर आप कोई फोकस करवाना चाह रहे हैं कि अटेंशन स्पैन बहुत ही छोटा है, उनकी अपनी जो प्रेफर्ड एक्टिविटी है उस पर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन बाकी जो चीज़ें जो कि हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी हैं उसमें, जैसे सड़क क्रॉस कराना है, ठीक है, तो वो आसान काम नहीं है उनके साथ। डॉक्टर पे लेके जाना है तो वो आसान काम नहीं है, खाना खिलाना है तो आसान काम नहीं, क्लास में बैठ के पढ़ाना है तो वो आसान काम नहीं है। फिर इनका मसला ये होता है कि डिफ़िकल्टी विद ट्रांजिशन। आप यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, आपने कहा कि घर से बाहर जाना है, तो अगर वो नहीं जाना चाह रहे हैं तो इट्स नॉट ईजी विद देम कि एक सेटिंग्स में से दूसरी सेटिंग में लेके जाना, जो उनको पसंद है, जो प्रेफर्ड है, उससे जहाँ वो कंफर्टेबल है वहाँ से जहाँ, जैसे आप उनका बेड चेंज करना चाह रहे हैं बच्चे का, या आप उनकी चाह रहे हैं कि छुट्टियों पे कहीं जा रहे हैं, या घर चेंज किया है, मूव हुए हैं, या पाकिस्तान जा रहे हैं या आ रहे हैं, तो जो बच्चों को ऑटिज्म होता है उनके पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल होता है ये कि ये ड्यूरिंग ट्रांजिशन जो होती है वो उनके लिए बहुत आसान, बहुत डिफिकल्ट। इट्स अ स्लो चैलेंजिंग और नहीं, वो बिल्कुल ही नहीं कर पाते। इट्स ऑल मैनेजिंग कि आप जब हम इसकी ट्रीटमेंट की बात होगी, ये तो अभी हम ये बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ उनको डिफ़िकल्टीज़ हैं, लेकिन जब हम इनकी मैनेजमेंट की बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि फिर इनके डिफरेंट मेथड्स हैं कि आपने इसको कैसे जो है वो डील करना है और किस तरह कहाँ कहाँ टीच करना है, जाके इन्हीं चीज़ों को ओवरकम करना है। ठीक, ये मेन प्रॉब्लम्स हैं, इनको ओवरकम करने के लिए फिर क्या मेथड साइंस हमें क्या बता रही है, फिर क्या किया जाए, ठीक है। फिर इनके बेसिक सोशल प्रॉब्लम्स बहुत हैं, दोस्त बनाना, ग्रुप में रहना, हमारी तो ज़िंदगी ही सोशल इंटरेक्शन के ऊपर है। मेहमान आए हैं, चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं बच्चे के, घर में इतने ज़्यादा लोग क्यों आ गए, अब क्या करें। पेरेंट्स के साथ अगर फैमिली के लोग भी एक्स्ट्रा आ जाएं तो बच्चे उसमें कंफर्टेबल नहीं होते। तो इन सोशल प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, बहुत ऑकवर्ड सोशल बिहेवियर होता है, और इससे आम लोग जो हैं वो इनको इंडिकेट भी कर सकते हैं कि नहीं इस बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, ये किस तरह से बिहेव कर रहा है। सब लोग बच्चे खेल रहे हैं, अकेला बच्चा जो है वो खला में घूर रहा, बैठा हुआ, या अपनी एक चीज़ से खेल रहा और किसी से बात नहीं कर रहा। फिर इनकी इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट, जिस नई एनवायरनमेंट में आप बैठे हैं, आप एक एक्सपेक्टेशन होती है एक एनवायरनमेंट की, इस एनवायरनमेंट में आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है। स्कूल बच्चे जाते हैं तो टीचर एक्सपेक्ट करती है ना उससे, एक ये बिहेवियर एक्सपेक्टेड है, ऐसे आपने बिहेव करना। वहाँ पर ये मुश्किल है उनको ये टीच करना, ये अंडरस्टैंड करना कि दिस इज़ हाउ यू हैव टू बिहेव इन द स्कूल।
तो किसी भी इन्वायरमेंट में उनको उसके साथ एडजस्ट करना मुश्किल है। फिर इनके लर्निंग स्टाइल जो हैं इट्स वेरी डिफिकल्ट देन एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स। जैसे रेगुलर बच्चे जो लर्निंग सीखते हैं इनका सिस्टम, जैसे हमने डिफिकल्टीज देखी हैं तो उसमें आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये आसान काम नहीं है इन बच्चों को पढ़ाना लिखाना, तो उन पेरेंट्स के लिए बहुत डिफिकल्टी है। चलिए क्या क्या अगर मैं इसके थोड़े से सिम्टम्स और आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताऊं तो आप ये कर सकते हैं कि इनके जो इंटरेस्ट होते हैं वो बहुत नैरो होते हैं, चंद एक छोटी प्री ऑक्यूपाइड रहते हैं विद नैरो इंटरेस्ट के साथ रहते हैं, फ्रेंड्स नहीं बना सकते आप आज में, चीज़ों को लाइनें सिखाते हैं, लाइनें बनाते रहते हैं। अगर इनके पास कोई ब्लॉक्स हैं एनिमल्स हैं तो उनको एक लाइन से तरतीब से ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। ये भी एक सिम्टम है। कार्स के साथ खेलना बहुत पसंद करते हैं। फिर इसके खुद से कोई कन्वर्सेशन इनिशिएट नहीं कर पाते हैं ये बच्चे, तो इससे आप अंदाजा कर लेते हैं कि जब स्कूल में पता चल जाता है जब टीचर कुछ कहती है तो अगर बच्चा नहीं जल्दी डायग्नोस हुआ वो लो है स्पेक्ट्रम में, तो ये चीज़ें ये इंडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। टीचर्स को डे केयर्स में जो खवातीन काम करती हैं उनके लिए ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनके पास बहुत से बच्चे आ रहे हैं तो वो ये देख सकती हैं कि देखें ये सिम्टम्स हैं, हम कैसे इन बच्चों को पेरेंट्स को बता सकते हैं कि देखें हम बहुत से सिम्टम्स घर में इतने ज़्यादा क्लियरली अगर नहीं नजर आए, लेट डेवलप हुए या पहले थे और फिर वो लूज कर रहे हैं, तो टीचर्स बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पेरेंट्स को बता सकते हैं कि हम ये स्कूल में देख रहे हैं। इस पॉइंट पे मैं ऐड करना चाहूँगी, समटाइम्स आप बच्चा शाय है या ऑटिस्टिक है, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि जिस तरह आप बता रही हैं फ्रेंड्स का ना होना, कम बोलना, कॉन्वर्सेशन को इनिशिएट ना करना, तो उसमें वो शाइनेस का एलिमेंट भी तो आ रहा है शुरू। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है नादिया, लेकिन बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। लेकिन देखिए शाइनेस हो रहा है ना बच्चे को, तो बच्चा हर एक से शाई नहीं होता, कम से कम घर में कम्युनिकेट वो प्रॉपर कर रहा है, वो रेसिप्रोकेट कर रहा है, अपनी नीड्स और डिमांड प्रोप्रिएटली एज अप्रोप्रिएटली बता रहा है खुद जो बच्चे, क्योंकि ये कम्युनिकेट नहीं प्रॉपर कर पाते ना तो ये चीजें स्नैच करते हैं। उन्हें भूख लग रही है तो वो स्नैच कर लेंगे, उनके मैनर्स और वो नहीं होंगे। और फिर अगर जैसे बच्चा शाय है लेकिन आप उसे इमिटेट करने को कहते हैं तो इमिटेट तो करेगा ना, अपनी नीड्स तो आपके साथ बताएगा ना, उसे टॉयलेट जाना है। इन बच्चों के लिए क्योंकि ये कम्युनिकेट प्रॉपर नहीं करते, सोशल बिहेवियर नहीं है, तो उनकी टॉयलेट ट्रेनिंग भी बहुत डिफिकल्ट और डिले होती है, बहुत ज़्यादा डिले हो जाती है क्योंकि वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे होते ना। फिर इसके अलावा आप ये कर सकते, ये समझते जैसे मैंने आपको बताया कि इनको एक टॉय पसंद होता है, स्पेशली अपना एक स्पेशल टॉय है उसके साथ है। आपका बच्चा अगर शाय है तो आप इजीली देख सकते हैं कि वो आप उसे समझा पाते हैं। तो यहाँ चूंकि प्रोसेसिंग की इशू थी तो हम समझा नहीं पा रहे हैं इसे आसानी से, ठीक है। और फिर यूजुअल रेपिटेटिव जेस्चर हैं, हाथों को यूं हिलाना, फ्लैपिंग करना, अपने ही किसी बॉडी पार्ट के साथ खेलना, किसी भी तरीके से हाथों को हिलाना। और आप बच्चे को मना करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ बच्चे स्वर्ल में घूमते रहते हैं, आप क्लास में टीचर देख लेते, छोटे बच्चे होंगे और वो घूम रहे हैं और आप ये समझ रहे हैं उसको म्यूजिक बहुत पसंद है, ये म्यूजिक पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा कि म्यूजिक के साथ घूम रहे हैं क्योंकि म्यूजिक इनको स्टिमुलेट करता है मजीद। कोई और क्वेश्चन है इसमें, हम आगे बढ़ें? चलिए आप बताइए अगला क्वेश्चन। अच्छा, हाउ इट कैन बी प्रिवेल इन द वर्ल्ड, लाइक बहुत ज़्यादा है इसकी प्रिवेलेंस। जो हमारे पास अब पाकिस्तान का डेटा तो नहीं है इतना ज़्यादा हमारे पास इस वक्त, यहाँ शायद वो मेरी ही इंफॉर्मेशन मेरे पास इतने ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको बाकी अमेरिका और बाकी दुनिया के बारे में जो टोटल उसमें वर्ल्ड WHO के हम नंबर्स लेते हैं तो आप ये समझ लें कि इस डॉक्यूमेंट ये हो रहा है कि हर 88 बर्थ में एक, अगर 88 बर्थ में एक है, ठीक है। और ये भी मैं आपको आजकल का नहीं बता रही हूँ, पुराना बता रही हूँ। फिर और लेकिन इसमें अगर आप ये देखें कि अगर इसमें 1 to 5 की रेशियो है विद गर्ल्स एंड बॉयज़ में ज़्यादा है। तो ये उसकी क्या रीज़न है डॉक्टर? कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है, लेकिन ये बॉयज़ में ज़्यादा है। और ये हमें हमारे रिसर्च और डेटा से पता चलता है। जब डायग्नोसिस के नंबर आते हैं तो हमें उससे पता चलता है। जैसे अगर मैं जब आई वाज इन US एंड आई वाज डीलिंग विद ऑटिज्म अलॉट देयर, बहुत ज़्यादा मैंने काम किया ऑटिज्म में, तो उस वक्त हम देखती थी अगर मेरे पास मेरी अगर सेंटर में जो हैं जो एक क्लास के अंदर 15 लड़के हैं तो मेरा ख्याल है 3 या 4 लड़कियाँ हैं। इतना रेशो रहा है हमारे पास। और यही हम यहाँ पर भी UAE में भी देखते हैं, हम पाकिस्तान में भी देखते हैं कि ये रेशो। अब ऐसा नहीं है कि कोई लड़कों का है, ये कुछ मेल जीन्स की वजह से है, ये नहीं है, लेकिन ये है ही ज़्यादा लड़कियों में कम है, लड़कों में ज़्यादा है। लेकिन हमने वो बात की रिसर्च की बेस पे पता चला कि ये मोस्टली इनहेरिट और जेनेटिक है। ये है। एनी अदर मतलब कोई और
ऐसी रिसर्च से हमें अभी deficiency कॉजेज नहीं या पता कोई- चल रहे, नहीं Okay. हमें कॉजेज नहीं पता चल रहे, लेकिन हमें लेकिन इसमें सिर्फ यही हम कहते हैं कि जी हेल्थी ईटिंग हो, हेल्थी प्रेगनेंसी हो, ड्रग्स, मदर्स ड्रग्स ले रही हैं, Okay. और फिर ओल्ड एज फादर के बारे में भी कहा जाता है कि अगर बाप की उम्र बहुत ज़्यादा है ओके तो उससे भी फर्क पड़ता है। फिर वो ऐसा डायग्नोज जो पेरेंट्स के अंदर ऑलरेडी कोई मेंटल डिसऑर्डर था और वो डायग्नोज नहीं हुआ होता, हमारे यहाँ नहीं हुए हुए होते हैं मेंटल। अब आप जब से मैंने ये ओपन लाइट का काम शुरू किया तब से तो बहुत ज़्यादा लोग मिलते हैं, बताते हैं, औरतें अपनी शौहरों के बारे में बताती हैं कि मुझे लगता है जो कुछ आपके हमारे मियाँ में कोई प्रॉब्लम है, इतना गुस्सा आ जाना, इतना पल में तोला पल में माशा होना, इतना सोशल मेल एडेप्टिव बिहेवियर होना, इतना अलग थलग रहना, इतना जिंदगी में नाकाम होना, इतना दफा जॉबें चेंज करना, बहुत से मामलात होते हैं जिंदगी जो बैलेंस जिंदगी नहीं नजर ये तो अब थोड़ी सी अवेयरनेस हुई है तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की जी पता चला है, वरना यूजुअली लोग कहते नहीं हम मैं आपको वी आर नॉट मैड, नहीं ये तो काम गलत बंदा बात। मेरा पागल नहीं है। स्टिग्मा, हाँ, बिल्कुल exactly. आप यकीन कीजिए ये तो एक वो स्टीरियोटाइप जो एक हाँ। आपकी थिंकिंग है एग्जैक्टली बहुत पहले आज से अब जब हम ये अपनी पढ़ते हैं तो बहुत पहले अमेरिका में, अब तो खैर बहुत काम है और इतने सेंटर है और इतना अच्छा काम हो रहा है, विश्व के हमारे मुल्क में भी इतना अच्छा काम हो। पहले तो जब आज से मैं आपको 50 साल पहले कह रही हूँ, क्योंकि बच्चे काटते हैं, ठीक है, तो वो इनके दांत निकाल दिए जाते थे उस वक्त जब इनको मेंटल हॉस्पिटल में रखा जाता था, क्योंकि उस वक्त इतनी ट्रीटमेंट नहीं था, इतनी साइंस अभी अपनी डेवलप हो रही थी। और साइंस देखे ना, मेंटल डिसऑर्डर्स के ऊपर साइंस ने बहुत देर से काम करना शुरू किया। सबसे पहले हमारी सारी साइंस जो मेडिकल साइंस की बात करी, वो सारी की सारी हमारी फिजियोलॉजिकल के ऊपर, क्योंकि दर्द हो रहा है उसको ठीक कर लें, ठीक है ना, इस पर हमने टांग नहीं काम कर रही, हाथ नहीं काम कर रहा, आंख नहीं काम कर रही, दिल नहीं काम कर रहा, इस पर ज़्यादा काम हुआ। यहाँ क्या हो रहा है, ये थोड़ा निगलेक्ट हुआ, ये लेट स्टार्ट हुआ, लेकिन हो ये रहा दोनों चीजें दूसरे को, अगर आंख नहीं काम करती तो भी जहन पर असर होता है, जज्बात पर असर होता है, और अगर जज्बात काम नहीं कर रहे, ये सब नहीं सही चल रहा, तो बाकी पे भी इम्पैक्ट होता है। तो ये बहुत ज़्यादा मसाइल ख़वातीन में, फिर इनकी शादियाँ उस वक्त नहीं होती थी, अब तो बहुत ज़्यादा ये भी अमेरिका में शुरू कर दिया कि इनको इंडिपेंडेंट कर दिया जाए ताकि इन लोगों की शादियाँ भी हो सकें। अब तो बहुत सी फिल्में आपने देखी हैं ऑटिज्म के ऊपर, क्या वो माय नेम इज़ खान जो है वो 100% ऑटिज्म के ऊपर बनी। फिर एक फिल्म बर्फी आई, उसमें वो जो लड़की होती है दीपिका पादुकोण, वो ऑटिस्टिक होती है, बड़ा खूबसूरत उसने रोल प्ले किया। अगर वहाँ बनती हैं तो हमारे यहाँ भी कुछ ऐसी मूवीज़ बननी चाहिए कुछ, ताकि अवेयर न, जब तारे ज़मीन पर आई तो जी लर्निंग डिसेबिलिटी और डिसलेक्सिया का कितना पता चला, अवेयरनेस ना हमारी ज़बान में है, हमारी ज़बान में है और बड़ी आसानी से आप बताया जाए। तो हमारे यहाँ इस चीज़ को उतनी अहमियत नहीं दी जा रही, और आप जब भी पाकिस्तान जाना होता है आपको नजर आता, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, आपको नजर आते हैं इर्द गिर्द के। ऐसा नहीं है कि मुझे मैं जाऊं और मुझे पाकिस्तान जाऊं और मुझे फैमिली में या अपने नेबरहुड में या अपने किसी सोशल एक्टिविटी में उसमें कोई नजर ना आए, बहुत आसानी से नजर आते हैं, लेकिन हम इनको एड्रेस नहीं करते, हम एड्रेस नहीं करते, फिर छुपा लिए जाते हैं। तो हमारे पास नंबर्स नहीं है, लेकिन ये इस वक्त दुनिया का आप ये समझें कि चूंकि पहले डायग्नोस नहीं हुए थे तो हमारे पास पहला नंबर तो नहीं था, जो नए हैं वो तो अब नए नंबर हमारे पास आ रहे हैं। लेकिन इस आप ये समझ लीजिए कि पास 30 ईयर्स में 50% और इंक्रीज हुआ है, और इंक्रीज हुआ है ये मदर्स की अनहेल्थी सिचुएशन, ठीक है, अगर वो किसी किस्म की ड्रग्स ले रही हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि हमारे पास एक फाइनल वर्ड नहीं है कि ये क्यों होता है, लेकिन डिफरेंट किस्म के मेथड्स यूज कर रहे हैं। अब तो हर चीज़ ही जो है वो आर्टिफिशियल हो गई, हमारे खाने में इतने सारे हार्मोन्स हैं, और उसके बावजूद हम हेल्थी और साफ सुथरा खाना खाना पसंद नहीं करते, हम हर वक्त डाइनिंग आउट करना पसंद करते हैं, किस किस्म का ऑयल इस्तेमाल हो रहा है, किस किस्म का मीट इस्तेमाल हो रहा है, और किस प्रोसेस से औरत गुजर रही है। प्रेगनेंसी को हमारे यहाँ कोई अहमियत नहीं दी जाती, नहीं हमारे यहाँ खवातीन मेंटल हेल्थ को, बल्कि मैं तो यहाँ पे ये ऐड करूंगी कि प्रेगनेंसी में बस ये बस खाओ, डबल खाओ, और मेंटल हेल्थ की कोई इंपॉर्टेंस या उसकी कोई, मुझे लगता है कि कोई उसकी वो नहीं होती, है ही नहीं है, उसके ऊपर ना फोकस होता है कि अच्छा एनवायरनमेंट भी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। مثلا हम अपना अगला टॉपिक जो है ना प्रेगनेंसी में खातून की मेंटल हेल्थ और आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर जो बेबी के जो है, नहीं उसमें भी अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि हम कि उस वक्त क्या होना चाहिए, और हस्बैंड की क्या जिम्मेदारी है उस टाइम पे करने की। और उस वक्त अगर कोई बच्चा जो है कोई इस किस्म की सिचुएशन है, बच्चे को कोई भी किस्म की बीमारी के साथ भी बच्चा, उस वक्त ऑटिज्म तो नहीं पता चल रहा, लेकिन अगर कोई बच्चा बीमार है, बहुत से बच्चे पैदा होते हैं जॉइंटिस हो जाता है, या उनको दिल की बीमारी है, ये
सांस नहीं आ रही किसी भी किस्म की, तो माँ की मेंटल वो किस में से गुजर रही है, ट्रॉमा से। हाँ, तो वो उसको जानना बहुत ज़रूरी है। फिर अगर मैं यूएई की प्रिवेलेंस की बात करूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर भी हमारे पास अब नंबर, चूँकि हमारे पास सेंटर्स हैं अब तो नंबर्स पता चल रहे हैं, और हम यहाँ पे चूँकि स्कूलों के अंदर भी क्वेटर करने की बहुत कोशिश की जा रही है कि स्कूल्स ऐसे कर दिए जाएँ कि कम से कम कुछ इंक्लूजन का काम किया जाए, जैसे बहुत ज़्यादा कोशिश यही होती है कि मैक्सिमम इनको इन स्कूलों में रखा जाए, पेरेंट्स की तरफ से भी ये सपोर्ट है, लेकिन चूंकि इक्विप टीचर्स नहीं होते हैं बहुत से लोग। अब यहाँ पे मुझे पाकिस्तान में तो मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है, लेकिन चंद एक सेंटर्स मैंने देखे हैं कि स्पेशल नीड्स के टीचर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन बाकी दुनिया में स्पेशल नीड्स टीचिंग जो है वो एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है इसका। तो इनके स्पेशल स्कूल्स या ये नॉर्मल बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स साथ भी पढ़ सकते हैं क्या? ये डिपेंड करता है स्पेक्ट्रम में ये किधर है। ओके, अगर ये हाई फंक्शनिंग है और इनकी इतनी अच्छा ट्रीटमेंट शुरू से हुआ है तो फिर ये इंक्लूसिव क्लासरूम में जा सकते हैं, आराम से मैनेज कर सकते हैं, उनकी टीचर भी है और स्पोर्ट है इनको शेडो टीचर साथ है। लेकिन अगर ये इनका ट्रीटमेंट शुरू से नहीं हुआ और ये लो फंक्शनिंग में है, इनका फंक्शनिंग की सिचुएशन ऐसी है कि इनको 101 लेवल पे टीचिंग चाहिए, तो फिर इनको स्कूल में एक्सक्लूसिव क्लासेस भी दी जाती हैं, सेल्फ कंटेन्ड क्लास कहते हैं उनको, यहाँ पर इनको सेंटर्स में भी, क्योंकि इनको स्पीच थेरेपी भी चाहिए, इनको ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी चाहिए, इनके ट्रीटमेंट के डिफरेंट किस्म। तो कितना रेंज है डॉक्टर यहाँ पे, इधर रेशियो कितना है? यहाँ पे रेशियो जो है, यहाँ पे भी हमारे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन टीचर्स हमें ये कहते हैं यहाँ पर स्कूलों में जो टीचर्स हैं, हम बहुत से सर्वेज मिले हैं टीचर सर्वे, और न्यूज़पेपर्स में हमने देखा था, हमें कहते हैं कि टीचर्स ये कह रहे हैं कि हमारे पास ऑलमोस्ट जो है वो एवरी 7 to 8 चिल्ड्रन में हमें एक बच्चे में मेंटल हेल्थ इश्यूज नजर आते हैं, कि हमें लगता है कि इनको हम चाहते हैं कि ये इनकी पेरेंट्स जो हैं वो इसको एड्रेस करेंगे, ये नंबर है, ठीक है। अच्छा, अब हम इंटरवेंशन के ऊपर बात करते हैं जरा, कि क्या अब करें क्या एग्जैक्टली कि कैसे उसको किया जा सकता है, इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है। पता चल गया ऑटिज्म के, हमें पता चल गया, मीनिंग्स आइडिया हो गया हमें कि क्या टर्म है, ठीक है, डायग्नोसिस का भी अंदाजा हो गया, तो अब क्या कैसे इसको ट्रीट किया जाए। ये वो जिसे कहते हैं ना 100 मिलियन डॉलर का क्वेश्चन है, और मुझे लगता है बहुत से लोग इंटरेस्टेड भी होंगे ये जानने के लिए, और ये सिर्फ वो माएँ जानती हैं जो इस तकलीफ से गुजर रही हैं। आई डोंट नो कि वो अभी यहाँ सुन रही हैं नहीं, क्योंकि ये जब आप लोगों के पास ये रहेगी रिकॉर्डिंग तो आप लोग आराम से सुने, और मैं चाहूंगी कि आप अपने लोगों को टैग करते रहें। अब जिनको आपको शक भी है कि जिस माँ का फायदा हो सकता है उसको जरूर बताइए, चाहे वो किसी गांव में ही रहती हैं तो इनको जरूर बताइए। और जब एक दफा ऑटिज्म आपको डॉक्टर ने बता दिया कि आपके बच्चे को ऑटिज्म है, या आपको खुद भी शक है, माशाल्लाह माँ इतनी पढ़ी लिखी और समझदार हैं और अंकल गूगल ने इतनी हेल्प कर दी है कि आपको खुद भी शक है, तो सबसे पहले बात जो है ना, इसमें पैनिक नहीं करने वाली बात, ठीक है। ये ऐसी बात नहीं है कि अब मैं क्या करूं, जिंदगी मतलब एंड ऑफ वर्ल्ड नहीं होगी, ये एंड ऑफ वर्ल्ड नहीं है, इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, ये मैनेजेबल है, ये क्यूरेबल नहीं है लाइक बहुत से अदर डिजीजेस, ये मैनेजेबल है। आज ऑटिज्म हो गया कल खत्म हो जाएगा तो नहीं होगा, आज शुगर होगी तो कल खत्म तो नहीं होगी, शुगर भी तो क्योरेबल तो नहीं, खत्म कहाँ हुई, क्या कैंसर खत्म हो जाता है, क्या शुगर खत्म हो जाती है, आपकी किडनीज को एक दफा हो गए, डायलिसिस स्टार्ट हो गया तो क्या खत्म हो जाता है, आजकल कौन सी बीमारी खत्म हो जाती है, सारी बीमारियां जो मैनेजेबल हैं। तो ऑटिज्म भी मैनेजेबल है, इसकी खूबसूरती एक ये है कि बहुत जल्दी पता चल जाता है, अच्छा बहुत जल्दी आपको अर्ली स्टेजेस पे आपको पता चल जाता है। और अगर आप इक्विप्ड और आप समझना चाह रहे हैं और आप अपने अच्छी माँ हैं आप और आप समझ रही हैं, हमें बहुत सी माएँ हैं जो कि बहुत अपने बच्चों को माशाल्लाह वो डिपेंडेंट कर लेती हैं, वो मिशन बना लेती हैं, बल्कि वो तो मिसाल बन जाती हैं कि वो अपने बच्चों को उनका इंटरेस्ट देख के, उनकी ट्रीटमेंट देख के कि किस तरह चलना है। तो सबसे पहले तो मेरा आपको कहना है कि इसको शौक लग गया, बात कीजिए, अपने लिए काउंसलर ढूंढे माए, पहले खुद सेटल हो, बच्चा तो है सारी जिंदगी का मसला है, ठीक है, उसे तो मैनेज करना है। सबसे पहले अपने लिए सबसे अच्छा दोस्त ढूंढे, उसके साथ बात करें। हमदर्दी की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एक्शन की जरूरत है और पेशेंस की जरूरत है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी की, बहुत पॉजिटिव रहें। और इतनी रिसर्च है, इतनी किताब है, इतना टूल्स है, इतना इंस्ट्रूमेंट है कि आपके लिए ऐसा नहीं है कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ। और कोई माँ ऐसी है जिसके बच्चे को ऑटिज्म है या उसके बड़े अडल्ट में भी है, सो आपको पता है ओपन लाइट का फॉरम कहाँ है, किससे बात करनी, कैसे बात करनी, आपको पता है। आप लोग मुझे अपने मैसेजेस करते रहते हो और हम इसके बारे में तफसील से कभी भी मुझसे आप अकेले में भी बात कर सकते हो। एक मम है आई थिंक ऑटिस्टिक चाइल्ड की, वो कह रही है मेरा बेटा बॉर्डर लाइन ऑटिस्टिक के उसके ऊपर है,
स्पेक्ट्रम पे। चले आयशा सलमान आई गेस। चले, अल्लाह आपके लिए सबसे पहले अल्लाह आपको बहुत सी हिम्मत दे और आप अपनी रिसर्च और स्टडीज़ मत छोड़िएगा इसके अंदर। अब तो जो ट्रीटमेंट के मेथड्स हैं, इंटरवेंशन मेथड्स हैं, वो तो उसकी तो बहुत पेरेंट ट्रेनिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा पेरेंट ट्रेनिंग है। मतलब मैं इतनी ज़्यादा कर रही होती हूँ तो बहुत हो रही होती है ट्रेनिंग के बच्चों को टीचर कैसे। मैंने पाकिस्तान जाके भी ट्रेनिंग की है ताकि आपको देखना है कि क्योंकि ये इतना एक्सपेंसिव है तो इससे बहुत बेहतर है कि माँ खुद एक कोर्स कर ले और वो हर टाइम करते हैं। और आयशा, यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन हैव अ सिटिंग विद डॉक्टर अस्मा प्लीज, अगर इफ यू फील ओके। अच्छा जी, जो ऑटिज्म इंटरवेंशन के मेथड हम कर लेते हैं, ठीक है, कि क्या है। चलिए जी, एक सबसे जो ज़रूरी चीज़ है जो कि सबसे स्टार्ट की जाती है, जो प्रोग्राम चलता है उसको कहा जाता है पैक्स प्रोग्राम। उसका मतलब ये है, इसको PECS कहते हैं, पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम है। ये एक बहुत पुराना सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया था और ये इतना अल्लाह भला करे इंसान लोगों का जिन्होंने इंट्रोड्यूस कराया कि हर चीज़ ये इनका बोलते नहीं हैं और अगर बोलते हैं तो क्लियर नहीं होता, क्लियर समझा नहीं पाते, तो उनकी कम्युनिकेशन के लिए एक बुक क्रिएट कर ली गई, यानी एक डिवाइस बना ली गई। जो कि अब तो खैर आप अपने फ़ोनों पे करते हैं, मैं तो बहुत पुरानी तरीके की बात कर रही हूँ। और चूँकि उसमें कि आपने जो बात करनी है कि आई वॉन्ट दिस, तो पिक्चर एक्सचेंज के जरिए कि बच्चे को जो चाहिए ना और वो अगर नहीं बता पा रहा तो कि बच्चे को सर में दर्द है, 4 साल का बच्चा ऑटिस्टिक है, उसके सर में दर्द है, वो यूं कर रहा है, माँ को नहीं समझ में आ रही है, वो अपना सर मार रहा है, बैंग कर रहा है, नहीं समझ में आ रही है। अब माँ समझ रही है कि बच्चे को गुस्सा आया हुआ है, लेकिन अगर वो टीचर को और टीचर के अलावा किसी और डे के सिटर के पास केयर के पास है तो क्या, तो आपका जो उसके बुक्स बना देते हैं, जो प्रोप सिस्टम है उसमें वो कहेगा कि वो अपनी पिक्चर उठा के वो जो उसकी हेडेक की है वो अपनी उसको देगा, वो कहेगा कि ये मुझे सर में दर्द हो रहा है। ठीक है डॉक्टर, क्या ये पिक्चर एक्सचेंज पैक्स इसे कहते हैं, पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम। और ये इतना खूबसूरत प्रोग्राम है और ये सॉफ्टवेयर है, ये आप जिन बच्चों को ऑटिज्म है इसकी एप्स भी हैं। ये आप लोगों को जो भी आप लोग ट्रीटमेंट में हैं, आप सब माओं को ये पता होगा, ये बहुत सी माएँ खुद घर पे बनाती हैं। हम तो जब सेंटर्स में करते हैं तो हम तो सिस्टम को यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने बहुत दफ़ा पेरेंट्स के साथ ये किया है यहाँ पर कि चूँकि बच्चों को नई चीज़ सिखाने से बेहतर है आप उन चीज़ों की तस्वीरें खींच के बुक बनाओ जो ऑलरेडी आपके पास हैं। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल लैमिनेट कर लें आप, छोटी चीज़ें लैमिनेट कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल आपका बच्चा जो है उसका कहाँ जाना पसंद करता है, क्या खाना पसंद करता है, क्या चीज़ उसको अच्छी लगती है, उनकी छोटी छोटी तस्वीरें बनाएं, लैमिनेट कर लें और वेलक्रो लगा के पीछे और उसको एक बुक के साथ स्टेप करें। बच्चा वो अपने पास सामने रखता है, वो कहता है और उसमें उसे पता होता है कि आई वॉन्ट, तो उसको हम ये सिखाते हैं सबसे पहले कि आई वॉन्ट दिस। तो यहीं से वो हम इसी तरह हमसे टॉयलेट ट्रेनिंग सिखा देते हैं, इसी तरह हम उसे डाइनिंग स्किल सिखाते हैं। ये सब चीज़ें फर्स्ट स्टेप इन कम्युनिकेशन। ठीक है। अच्छा, फिर हमारा जो इस वक्त रिसर्च बेस्ड सबसे कम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम, मेथड और अप्रोच है जिसे फॉर ट्रीटिंग ऑटिज्म, उसे हम कहते हैं ABA, इट्स अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। ठीक है। फिर इसमें अब बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी हमें बहुत सपोर्ट करने लग गई है, लेकिन हम बच्चों के लिए जो टेक्नोलॉजी ऑलवेज हमारे लिए अवेलेबल है हम नहीं पसंद करते कि वही टेक्नोलॉजी आप एज ए चीज़ बच्चों को दे दी जाए। हम चाहते हैं कि असिस्टिव टेक्नोलॉजी दी जाए जो कि उसकी नीड को प्रॉपर असिस्ट करे। अगर बच्चे के उसको देखिए ना इंफॉर्मेशन किस तरह स्क्रीन पे आ रही होती है, लेकिन एक ऑटिस्टिक बच्चे को चूँकि फोकस करना है किस किस्म की, तो उसके लिए वर्ड किस तरह से लिखे हुए होने चाहिए, किस फॉर्मेट में आने चाहिए। तो बहुत ज़्यादा आप अगर सिर्फ लिखेंगे ना कि असिस्टिव टेक्नोलॉजी क्या है, AT लिखें कि क्या है एंड व्हाट टाइप ऑफ टूल्स आर अवेलेबल फॉर माई ऑटिस्टिक चाइल्ड और माई डिस्लेक्सिक चाइल्ड और माई चाइल्ड, एनी टाइप डिसेबिलिटी है बच्चे को, तो आपको बेशुमार टूल्स मिलेंगे, बेशुमार प्रोग्राम मिलेंगे, बाज़ारों में मिल रहे हैं, स्टोर्स पे मिल रहे हैं, आपके लिए हर चीज़ का हल है आपके लिए। ठीक है। इससे पहले एक मेथड हुआ करता था, उसे टीच कहते थे, अब भी बहुत से सेंटर वो टीच मेथड यूज़ करते हैं। इसका है ट्रीटमेंट एंड एजुकेशन ऑफ ऑटिस्टिक एंड रिलेटेड कम्युनिकेशन हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, TEACCH, तो इसे टीच कहा जाता था। ठीक है। जब से ABA ज़्यादा आया तो ABA ज़्यादा फेमस हो गया और वो कम यूज़ टीच कम यूज़ हो रहा है, लेकिन फिर भी टीच बहुत ही अच्छी रिसर्च बेस्ड सिस्टम है, ये भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे बहुत से सेंटर्स में अगर आप माएँ जाती हैं और वो कहते हैं नहीं वी आर यूजिंग नॉट ABA, वी आर यूजिंग टीच और वी आर यूजिंग सम कंबाइंड प्रोग्राम, तो इट्स फाइन, दे आर यूजिंग इट। तो मतलब ये भी उतना ही प्रैक्टिस हो रहा है, कम हो रहा है लेकिन हो रहा है। ठीक है। फिर हमारे पास एक कॉग्निटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम है, उसे हम कहते हैं CBM।
कि ये जो बिहेवियर प्रोग्राम है ये हम थोड़े बड़े बच्चों के साथ करते हैं, जैसे ही बच्चे 12-13 साल के हो जाते हैं, जहाँ पे हम ABE छोटे बच्चों के साथ स्टार्ट करते हैं, और जैसे जैसे बच्चे इंप्रूव होना शुरू हो जाते हैं, हम देखते हैं कि उनकी लर्निंग का कर्व तेज़ी से आगे जा रहा है, तो फिर हम वहाँ और इनके साथ CBM करना शुरू कर देते हैं। ये ज़्यादा थोड़ा एक्सटेंसिव लेवल है CBM? सारा कुछ बहुत एक्सटेंसिव है। अच्छा, इसके जो ये जब हम मज़ीद इस पर बात करते हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि ये इसे लाइफ स्टाइल है पूरा। अच्छा, ऐसे नहीं है कि एक सेशन हो गया और एक दिन आप, ये काउंसलिंग नहीं है कि आपने हफ्ते में एक दफ़ा चले गए और आप जाके मेडिकेशन ले ली और सुबह एक गोली खा ली और आपका सारा दिन गुजर गया, ये नहीं है, ये बहुत इंटेंसिव है।